वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बायोकेमिस्ट्री का। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट है। तो वही हमें पता है, ग्लाइकोलिसिस है, कन्वर्जन है पायरुवेट का एसिटाइल कोए में, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट एंड माइनर पाथवेज। तो मैं आज ये वाले लेक्चर में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म तक करवाऊंगी। उसके बाद ये दो लेक्चर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रिंसिपल सोर्स है एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स में ये सिंथेसाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, और क्या लगती है? सनलाइट लगती है। ग्लूकोज जो है मेजर फ्यूल है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट? ये हमें पता है। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म में। तो ग्लूकोज का क्या क्या हो सकता है? एक तो फैट बन सकता है, दूसरा अदर कार्बोहाइड्रेट्स बन सकते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो सकता है, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हो सकती है, ग्लाइकोलिसिस से हमें एटीपी मिलेगी, एचएमपी शंट में जा सकता है, यूरोनिक एसिड पाथवे और प्रोटीन बन सकता है ना। तो मेजर ग्लूकोज जो है वो एक्सक्लूसिव सोर्स है एनर्जी का ब्रेन में अंडर नॉर्मल कंडीशन। हमें पता है ब्रेन और आरबीसीज को ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब ग्लूकोज नहीं होता है तो कीटोन बॉडीज़ का यूज़ होता है। मेजर पाथवेज क्या है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के? ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज टू 3 कार्बन कंपाउंड्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है जिसमें ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म हम कर रहे हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहे हैं और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर रहे हैं, इसे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एचएमपी शंट है, ये अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का। माइनर पाथवेज में अभी आगे देख लेंगे। हाउ डज ग्लूकोज एंटर द सेल? अब ग्लूकोज कैसे हमारे सेल्स में एंटर करता है? ब्लड में तो वो है, पर फिर ब्लड के बाद वो अंदर की सेल्स में कैसे जाता है? बल्क ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट्री कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। डाइट्री कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारा ग्लूकोज ऑब्टेन होता है, लेकिन जब हम इसे इंजेस्ट करते हैं मतलब खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब होता है? ऐसा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो होता है वो हर जगह जाता है बॉडी के सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड के। जो भी ग्लूकोज होता है वो एंटर सिंपली नहीं करता है, उसको हमें ट्रांसपोर्टर्स लगते हैं। दो टाइप के प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम अभी देखते हैं, फैकल्टेटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इन डिफरेंट टिश्यूज़। जैसे GLUT1 है आरबीसी के लिए, है ना, GLUT2 लीवर बीटा सेल्स, GLUT3 ब्रेन, GLUT4 स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू, GLUT5 स्मॉल इंटेस्टाइन, GLUT6 का पता नहीं है, और GLUT7 लिवर में। अब देखो इसका फंक्शन क्या है। GLUT1 जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेगा आरबीसी में। GLUT2 जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेगा ब्रेन में, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन न्यूरॉन्स। स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। GLUT4 से इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्रुक्टोज का मेनली ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और लीवर में जो होता है वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक और है SGLUT, जो कि सोडियम डिपेंडेंट होता है। लाइक सोडियम जो होता है वो ग्लूकोज पर डिपेंडेंट, तो सोडियम एंड ग्लूकोज शेयर द सेम ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज़ डिपेंडेंट ऑन सोडियम पोटेशियम पंप, डिपेंडेंट होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ल्यूमेन इनटू द एसेंशियल म्यूकोसल सेल्स एंड इट्स reabsorption in the proximal tubule of the kidney against concentration gradient occurs by this mechanism. Uptake by glucose transports. There are a group of glucose carriers, जिसको हम फैकल्टेटिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, GLUT, present on the surface of all cells. Unlike the sodium dependent transport, which is unidirectional, glucose transport by this mechanism is bidirectional. Among the glucose transporters, GLUT4 is directly dependent on insulin. GLUT4 किस पे डिपेंड है? इंसुलिन पे, बाकी सब नहीं है ना। एंड द मेटाबॉलिज्म बिगिंस। अब मेटाबॉलिज्म कैसे? Most of the glucose that appears in the blood is derived from dietary carbohydrates. Some is obtained from the breakdown of liver glycogen and the remaining from non-carbohydrate sources. ठीक है। अब डिसीजेस क्या है ग्लूट के साथ? म्यूटेशन अगर आ गई तो, म्यूटेशंस अगर हो गई तो डेफिनेटली अच्छे से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि अगर जैसे सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्ट ट्रांसपोर्टर में म्यूटेशन आ गई तो इससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इससे होती है फैमिलियल रीनल ग्लाइकोसूरिया, मतलब कि
यूरिन में इस ग्लाइकोजन आएंगे, कौन से गैलेक्टोज और ग्लूकोज, है ना। और दिस ट्रांसपोर्टर इज इनिबिटेड बाय क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड गिलफ्लोरिजन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर लोअर, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल लोअर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज नहीं ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, तो वो लो हो जाएंगे। Mutations in gene encoding GLUT2 causes Fanconi-Bickel syndrome. It is a rare autosomal recessive disorder which resembles glycogen storage disease type 1. It causes impaired transport of glucose, fructose and galactose in cells that express GLUT2. अब देखो GLUT2 में अगर दिक्कत है तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज का रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं अच्छे से होगा, तो उसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसको बोल गया है फैंकोनी बिकल सिंड्रोम। इसकी वजह से पेशेंट में हिपैटोमेगेली हो जाएंगी, लीवर का साइज़ बढ़ जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा और फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। GLUT3 जो होती है वो इज़ रिड्यूस्ड इन द ब्रेन टेस्टिस एंड प्लेसेंटा इन अल्जाइमर्स डिसीज़। अल्जाइमर यानी भूलने वाली जो बीमारी होती है उसमें GLUT3 की एक्टिविटी कम हो जाएगी। GLUT3 की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो बेशक से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इम्पेयर्ड GLUT4 ट्रांसलोकेशन इज लिंक्ड टू टाइप 2 डायबिटीज़ एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। GLUT4 का हमने यूज़ क्या देखा था कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। अगर GLUT4 में कोई दिक्कत आ गई तो क्या हो जाएगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि जो इंसुलिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, बट जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उन्हें रिसेप्ट नहीं करवाते, यानी ले नहीं पाते इंसुलिन को, इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। अब इंसुलिन तो है लेकिन रेजिस्टेंस कैसे होगा, क्योंकि रिसेप्टर नहीं ले पा रहा है। जीन एक्सप्रेशन फॉर GLUT4 इज डिक्रीज इन ओबेसिटी एंड इंक्रीज इन एडिपोसाइट्स एंड मसल सेल्स, है ना। तो ये है। अब ग्लाइकोलिसिस देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है? पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। हम सबको पता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो ग्लूकोज का टूटना होता है ग्लाइकोलिसिस, जो है मेजर पाथवे है ग्लूकोज का हर सेल्स में ग्लूकोज का यूज़ होता है ग्लाइकोलिसिस से। इसे एम्डन मेयरहोफ पाथवे भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन लोगों ने इसे डिस्कवर किया था। EMP पाथवे बोलते हैं। एम्डन मेयरहोफ एंड पारनास एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, उन्होंने। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है जिसमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को हम 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में चेंज करें। देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनेगा, जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी इनिडायल मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसे, और इससे पायरुवेट बनेगा। अब अगर एनारोबिक कंडीशन है तो लैक्टेट बन जाएगा, और एरोबिक कंडीशन है तो ये एनर्जी देगा। ठीक है, लैक्टेट में भी एनर्जी देता है पर उतनी नहीं देता। देखो एनर्जी यहाँ दे रखी है। नेट गेन ऑफ ATP 5 या 7 होती है। नेट गेन ऑफ ATP इन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस 2 होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया एक ब्रीफ, अभी और इसका डिटेल बचा है। ग्लाइकोलिसिस किस में होती है? हर सेल में होती है, ठीक है, लेकिन ये साइटोसोल में होती है। ये याद रखना कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है ना। द पाथवे कन्वर्ट्स 6 कार्बन ग्लूकोज टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड्स पायरुवेट और लैक्टेट। ग्लाइकोलिसिस जो है वो यूनिक है इन दैट इट अकर्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुवेट एंड प्रोडक्ट है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट। उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में जाके फुल्ली यूज़ होके एनर्जी देगा, है ना। ये ग्लाइकोलिसिस पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। एंड लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक कंडीशन में टिश्यूज जैसे कि RBC, कॉर्निया एंड लेंसेज डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। RBC जो है, ये कॉर्निया, आइस का जो कॉर्निया है, लेंस है, यहाँ पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ग्लाइकोलिसिस ही मेन सोर्स होता है इनका एनर्जी के लिए। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सम इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस सर्व एज ब्रांचिंग points to other metabolic pathways. Hence, next to the Krebs cycle is considered to be a connecting junction. इसलिए Krebs cycle को लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस के 2 टाइप है, एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये तब होता है जब ऑक्सीजन का लेवल है और सफिशिएंट है,
और जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरूवेट होता है, जिसके साथ साथ 7 एटीपी हमें मिलते हैं। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ये है कि जब ऑक्सीजन का लेवल सेल्स में कम है और एंड प्रोडक्ट होता है इसका लैक्टेट, और 2 एटीपी हमें मिलती है। रिएक्शंस क्या है ग्लाइकोलिसिस के? एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड स्प्लिटिंग रिएक्शन। क्या होगा कि ग्लाइकोलिसिस बनना है तो उसमें 3 रिएक्शंस हम देखते हैं। एक तो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड स्प्लिटिंग रिएक्शन। द फर्स्ट 5 रिएक्शन आर कंसर्न विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो शुरू की 5 रिएक्शंस हैं, ग्लाइकोलिसिस द स्टेप रिएक्शन है, उसमें 5 जो रिएक्शन है वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें हम एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी जनरेशन रिएक्शंस जिसमें कि एनर्जी अब बन रही है। सेकेंड हाफ ऑफ द पाथवे इज एन एनर्जी जनरेशन फेज। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का वो क्या है? फॉस्फोरिल ग्रुप को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एटीपी से ग्लूकोज में, तो ऑब्वियसली एटीपी टूट रहा है यानी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और एडिशन ऑफ फॉस्फोरिल ग्रुप टू ग्लूकोज फैसिलिटेटेड फर्दर मेटाबॉलिज्म। अब देखो, ये रही है हमारी 10 की 10 स्टेप। जो ये हमारा ग्लूकोज है इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, इसमें हमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है तो एटीपी को लाना पड़ेगा। अलॉन्ग विथ यहाँ मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत है। हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज में होगा। अब देखो, ग्लूकोज में भी 6 फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज में भी 6 फॉस्फेट है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आइसोमराइजेशन हो रही है, तो फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज हम यहाँ एंजाइम यूज़ होगा। ये किसी आयंस के प्रेजेंस में नहीं हो रहा है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो मैग्नीशियम आयन और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस के प्रेजेंस में क्या बनेगा? फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। यहाँ पे फॉस्फेट लग रहा है और फ्रक्टोकाइनेस, क्योंकि फ्रक्टोज को बनाना है हमें, फॉस्फो को फ्रक्टोज के साथ बनाना है, तो क्या बन जाएगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। अब एल्डोलेज क्या होगा? इस पे एल्डोलेज एंजाइम एक्ट करके क्या बनेगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये दोनों इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। इनके बीच में फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज चल रहा है। फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज कर सकता है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो सकता है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज की हेल्प से। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है वो चेंज होता है किसमें? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। किसकी हेल्प से? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। अब देखो, नाम समझो, 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उस पर हमने थर्ड फॉस्फेट, तो इसका नाम हो गया डिहाइड्रोजनेस। एक हाइड्रोजन निकल जाएगा लेकिन फॉस्फेट ऐड हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी जनरेशन हो रही है। देखो यहाँ पे जो NAD है वो PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ के NADH बना रहा है, मतलब ATP फॉर्मेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ NADH। और हमें पता है एक NADH जो होता है वो 2.5 ATP देता है ना। तो ये क्या हो रहा है? अब एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स आ गए, जनरेशन स्टेप्स। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट दे रहा है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस की प्रेजेंस में। अब यहाँ से देखो, एक फॉस्फेट हट गया तो ADP से ATP बन जाएगा, क्योंकि एक फॉस्फेट हट गया तो यहाँ पे भी एनर्जी बन रही है ना। एक फॉस्फेट कहाँ जाएगा? ATP में, ATP बनाने में जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, यानी कि बस चेंज हो रही है पोजीशन फॉस्फेट की। तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, जहाँ पे भी पोजीशन चेंज होएगी वहाँ म्यूटेज आ जाएगा। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में और इनोलेस की प्रेजेंस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाएगा। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है वो पायरुवेट बनाएगा किसकी प्रेजेंस में? पायरुवेट काइनेस। देखो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमें पायरुवेट बनाना है तो फिर से एक फॉस्फेट ग्रुप हटाना है, तो यहाँ पे फिर से ATP बन गई। ADP में हमने क्या जोड़ दिया? ये वाला फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन गया? ATP पायरुवेट इनॉल। अब ये स्पॉन्टेनियसली पायरुवेट कीटोज में चेंज हो जाएगा। ये इनॉल ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है, उसके पहले फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। तो हमने देखा कि 3 जगह ATP बन रही है, एक तो NADPH के फॉर्म में बन रही है और 2 जगह ATP के फॉर्म में बन रही है। पर इसके पहले फर्स्ट स्टेप में ATP यूज़ हो रही है और थर्ड स्टेप में ATP यूज़ हो रही है। फर्स्ट, थर्ड और 10th स्टेप जो होता है ग्लाइकोलिसिस का वो इरिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है बच्चों,
यहाँ पे यही सब दिया हुआ है। ये रामायण को ख़त्म करते हुए अभी हम यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं, दूसरा पार्ट में डालूँगी जल्दी।